हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक हाजिर हूँ आपके सामने भूगोल की श्रृंखला का नया टॉपिक लेकर। दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी उत्तरी भारत के विशाल पर्वत और मध्यवर्ती मैदान। दोस्तों, मुझे उम्मीद है पुराने वीडियो आपको समझ में आए होंगे और मैं उस श्रृंखला में नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जिनमें आज हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय भागों की या प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, प्रायद्वीपीय या प्रायद्वीप का मतलब या तात्पर्य यह होता है कि कोई क्षेत्र 3 ओर समुद्रों से घिरा हो। कहने का मतलब, मान लीजिए यह भारत है, भारत के 3 भाग समुद्रीय क्षेत्रों से घिरे हों, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। या कोई भी क्षेत्र होगा, अगर वो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है तो प्रायद्वीप कहलाता है। यदि वह 4 ओर समुद्र से घिरा हो तो उसे द्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर भारत की स्थिति की बात की जाए, मैंने आपको पहले हालांकि समझा दिया है, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं कि भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है, जो कि एक ओर पर्वतों से घिरा हुआ है तो वहीं 3 ओर समुद्र से घिरा है, जिनमें से दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है। दोस्तों, हिमालय पर्वत के संदर्भ में हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने उत्तर के विशाल मैदानों के बारे में आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय भागों की, जिनमें से आज सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत के प्रायद्वीपीय भागों में कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना है कि अगर मैप में बात की जाए तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग कहाँ से शुरू होता है, उसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दोस्तों, मैंने उसके लिए इस मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत। दोस्तों, अगर बात की जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत कहाँ से होती है और वह ख़त्म कहाँ से होती है, अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो हम देखेंगे कि राजस्थान का या भारत का उत्तरी भाग, जहाँ पे राजस्थान स्थित है, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत से लेकर झारखंड में स्थित राजमहल की पहाड़ी और आगे जाने पे गारो खासी जयंतिया अर्थात मेघालय के पठार तक, यह पूरा भाग प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। इसके उत्तर में मैंने आपको बताया था कि विशाल हिमालय पर्वत है। उसके बाद उत्तर के विशाल मैदान है, जो कि पर्वत को ख़त्म करने के बाद या पर्वत जैसे ही पर्वत की श्रृंखला ख़त्म होती है, उसके बाद मैदान शुरू हो जाते हैं, जो कि नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। उसके बाद दोस्तों, भारत के प्रायद्वीपीय भाग शुरू होते हैं, जो कि उत्तर में अरावली पर्वत से या उत्तर पश्चिम से अरावली पर्वत से लेकर पूर्व में गारो खासी जयंतिया या मुख्य रूप से झारखंड की राजमहल की पहाड़ियों तक विस्तृत हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर दक्षिण में बात की जाए तो दक्षिण में ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण में कन्याकुमारी क्षेत्र, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ तक प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछे प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर में विस्तार कितना है, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि अरावली पर्वत से लेकर झारखंड में राजमहल की पहाड़ी और गारो खासी जयंतिया या मेघालय के पठार तक। ओके फ्रेंड्स, अब आइए आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उनको हम देखेंगे। हो सकेगा तो मैं एक पठार का सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप जानेंगे कि पठार कौन कौन से स्थित हैं। यहाँ पे मैं लगभग पहाड़ियों की, पर्वत श्रृंखलाओं की बात करूँगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भारत का पश्चिमी भाग है, उसे पश्चिम घाट पहाड़ी या पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो उसका पूर्वी भाग, जो कि मैंने ये दर्शाया हुआ है, इसको मैं क्लियर करूंगा, और यह पूर्वी भाग पूर्वी घाट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये आपको क्लियर हुआ कि भारत का पश्चिमी घाट, तो वहीं पूर्वी घाट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की शुरुआत और उसका अंत कहाँ पे होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। और ये जो पूर्वी पठार है, ये कैसा है, यह सीढ़ीनुमा आकृति से बना हुआ। सीढ़ीनुमा आकृति का मतलब होता है कि बीच बीच में इसमें सीढ़ीनुमा या कटा फटा है, जैसे इस पे छोटे छोटे कटाव क्षेत्र बने हुए हैं।
और इन कटाव क्षेत्रों को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं थालघाट दर्रा यहाँ पे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। थालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पहाड़ी को दो भागों में डिवाइड करता है, जो कि यहाँ पे हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, इसके अलावा यहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाएं, और इस पश्चिमी घाट पहाड़ी को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि दोस्तों बात की जाए कि इस पर्वत श्रृंखला की या महाराष्ट्र के इस पठार की या पश्चिमी घाट के इस उत्तरी भाग की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी, तो दोस्तों याद रखना है इसकी सर्वोच्च चोटी कालसूबाई है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और पश्चिमी घाट की कह सकते हैं कि एक सर्वोच्च चोटी है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद थोड़ा सा मैं अरावली के बारे में बता देना चाहता हूं आपको। जो अरावली पर्वत है यह राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान से लेकर उत्तरी दिल्ली तक, या ये ऐसे कह सकते हैं कि आधी दिल्ली तक ये बसा हुआ है। दिल्ली और आपका जो क्षेत्र है यहाँ पे, और राष्ट्रपति जो भवन है, राष्ट्रपति भवन, वह अरावली पर्वत श्रृंखला में ही बसा हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला का जो डायरेक्शन है कुछ ऐसी, भौगोलिक विस्तार ऐसा है ये, अर्थात मानसून से उठने वाली जो मानसूनी पवनें होती हैं। अगर मैं मानसून के वीडियो में से क्लियर करूँगा, बट थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो मानसूनी पवनें उठती हैं उनके समानांतर अरावली पर्वत श्रृंखला पड़ती है, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा न होकर वो मानसूनी पवनों को आगे ढकेल देता है या आगे भेज देता है, इसलिए उत्तरी भागों में वर्षा ज़्यादा होती है। उसे हम मानसून के वीडियो में अच्छे से समझेंगे दोस्तों। अब इसके बाद अगर अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो दोस्तों आपको याद रखना है इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। मैंने अभी बताया पश्चिमी घाट में सर्वोच्च चोटी यहाँ पे कौन सी है, कालसूबाई है, जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए कि पूर्वी घाट पर्वतों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों याद रखना है इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। औसत ऊंचाई का मतलब ये होता है कि अगर इनकी कुल ऊंचाई की बात की जाए कि कहीं पे ज़्यादा ऊंचे हैं कहीं पे कम है, तो अगर हम इनका एवरेज निकालें, औसत निकालें, तो कुल लगभग 900 मीटर ये ऊँची है। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, अगर पूर्वी पठार की पश्चिमी घाट पर्वत की बात की जाए तो इसका जो सबसे दक्षिणी भाग है कन्याकुमारी में जहाँ स्थित है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसे कहा जाता है इलायची पर्वत श्रृंखला। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। दोस्तों इसे याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दोस्तों आपको याद रखना है भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला इलायची पहाड़ियाँ हैं। या सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, तो याद रखिएगा इलायची पहाड़ियाँ, या इसे कार्डमम पहाड़ी भी कहा जाता है, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ अन्य पहाड़ियों की। तो देखिएगा, अच्छा दोस्तों एक चीज़ और आपको याद रखना है कि अधिकांश दक्षिण भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां इसी पश्चिमी घाट पहाड़ी से ही निकलती हैं, जो कि कहाँ, पूर्वी घाट होते हुए और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। उसको मैं नदियों की वीडियो में सेपरेट आपको बताऊँगा। अब आइए दोस्तों समझते हैं हरिश्चंद्र की पहाड़ी और पुष्पगिरी की पहाड़ी। ये जो पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स, ये पश्चिमी घाट पहाड़ी का हिस्सा है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं, जिनमें से एक दर्रा है थालघाट दर्रा, और थालघाट के बाद यहाँ पे आपको कुछ दर्रे और मिलेंगे, जैसे थालघाट हो गया, भोर घाट हो गया और पालघाट दर्रा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि पश्चिमी घाट पहाड़ियों में स्थित हैं। और अगर दक्षिण में बात की जाए तो दक्षिण में केरल में एक दर्रा स्थित है जिसे कहा जाता है सिंदकोटा दर्रा। तो इसे भी आपको याद रखना है कि दक्षिण में सिंदकोटा दर्रा स्थित। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछता है कि ये दर्रे आखिर स्थित कहाँ हैं, किस पहाड़ी पे स्थित हैं। तो आपको क्लियर याद रखना है कि पश्चिमी घाट पहाड़ी में मुख्य रूप से थालघाट, भोर घाट, पालघाट और सिंदकोटा दर्रा स्थित हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे
कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के जो कि भारत के मध्य भाग में स्थित हैं। मैंने आपसे कहा पठारों के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें क्लियर बता दूंगा कौन कौन से पठार और पठारी क्षेत्र स्थित हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो ये अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ये पश्चिमी घाट पर्वत से लगे हुए महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो वहीं मैकाल पर्वत श्रृंखला, महादेव पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाएँ ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगर मैंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में वीडियोस बनाए तो उसमें मैं इसको विस्तृत आपको समझाऊंगा। ओके दोस्तों, इसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है कि राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि झारखंड राज्य में स्थित हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको और याद रखना है कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और बाकी क्षेत्रों का, कर्नाटक का पठार वगैरह यहाँ पे हैं, यहाँ पे यह भाग मुख्य रूप से दक्कन का पठार कहलाता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में से चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। अभी मैंने आपको बताया पश्चिमी घाट की जो शुरुआत है ताप्ती नदी के मुहाने से होकर कन्याकुमारी तक है। तो दोस्तों उसी तरह पूर्वी घाट जो पर्वत है इसकी भी शुरुआत पूर्व में महानदी से लास्ट में कन्याकुमारी तक है। ओके दोस्तों, क्लियर है? इसे अच्छे से याद रखिएगा। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होता है और पूर्वी घाट महानदी के मुहाने से शुरू होकर और दक्षिण में कन्याकुमारी में आकर ख़त्म होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखने वाली बात एक ये है कि जहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक क्षेत्र लिखा हुआ है नीलगिरी पर्वत। ये नीलगिरी पर्वत इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं को मिलाने का या जोड़ने का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर इसकी चोटी की बात की जाए तो आपको याद होगा, या मैं लिख देता हूँ डोडा बेट्टा। ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, किंतु नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो कि पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत को मिलाती है उसकी सबसे बड़ी चोटी है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद पूर्वी घाट में ही और दक्षिण में जब जाएंगे नीलगिरी से नीचे तो अन्नामलई की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये अन्नामलई की पहाड़ी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सर्वोच्च चोटी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। तो इसको आप क्लियर याद रखिएगा। सर्वोच्च चोटी अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है जिसका नाम क्या है, अनायमुडी। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी या दूसरी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है जो कि नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। दोस्तों आपने ऊटी और कोडाईकनाल का नाम सुना होगा जो कि बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। वो अन्नामलई पहाड़ियों पर ही स्थित है जो कि तमिलनाडु में है। कभी अगर मौका लगे तो आप ज़रूर उसे घूमिएगा और बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। ऐसा ही एक हिल स्टेशन अरावली पर्वत पे है। आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि अरावली पर्वत पे ऐसा कौन सा हिल स्टेशन है जो कि गर्म होते हुए भी हिल स्टेशन ठंडा है। इसको एक बार आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आइए फ्रेंड्स अब बात करते हैं पूर्वी घाट पर्वत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की या पर्वत श्रेणियों की। दोस्तों इनको आपको क्रम में याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में कभी बार इनका क्रम पूछ लेता है कि इन पर्वत श्रृंखलाओं को सही क्रम में लगाइए, इसलिए मैंने इनको क्रम से लिख दिया है। इसको आप नक्शे में देखकर, मैप में देखकर क्लियर याद कर लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बात की जाए, देखिए महानदी से अगर शुरू करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ हैं। नल्ला मलाई के बाद है जेवादी की पहाड़ियाँ। जेवादी की पहाड़ियों के बाद है शेवराय की पहाड़ियाँ। शेवराय की पहाड़ियों के बाद है पंचमलाई। पंचमलाई के बाद पलनी पहाड़ियाँ हैं। पलनी पहाड़ियाँ के बाद वर्षानद पहाड़ियाँ हैं। और फिर नीचे जहाँ पे इन दोनों की गठान है, गठान कहने का मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इनके मिलन बिंदु के या इनके मिलन बिंदु पर जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आकर मिलते हैं वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको एक नोट्स में विधिवत लिख लीजिएगा ताकि आपको ये भूले ना और एग्ज़ाम में आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा गारो खासी जयंतिया पहाड़ी। ये पहाड़ियाँ भी पूर्वी घाट या कह सकते हैं कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है जो कि मेघालय के पठार का एक पार्ट है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित हैं। काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। इसके विषय में मैं आपको एक संदर्भ में बताना चाहूँगा कि यहाँ से उठने वाला जो मानसून है, आपने चेरापूंजी मासिमराम का नाम सुना होगा जो कि कहाँ स्थित है,
गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में ही है। उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होने का कारण क्या है वो मैं आपको बताने वाला। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो मानसूनी पवनें उठती हैं, ये जो भाग है आपका बांग्लादेश का, यहाँ पे कोई ऐसा विधिवत पर्वत नहीं है जो कि इन मानसूनी पवनों को रोक सके। इसलिए ये पवनें यहाँ से जाते हुए और कहाँ रुक जाती हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में रुक जाती हैं। ये पहाड़ियाँ इन मानसूनी पवनों को रोककर और काफ़ी घनघोर वर्षा कराती हैं, जिसके कारण यहाँ पे मासिन राम और चेरापूंजी 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है हर वर्ष। और यहाँ से बहने वाला पानी, आपने सुना होगा कि बांग्लादेश में बाढ़ सबसे ज़्यादा क्यों आती है। उसका कारण यह है दोस्तों कि जब यहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है तो यहाँ की जो नदियाँ हैं उफान पे आ जाती हैं, और उफान पे आने के बाद इनका जो डायरेक्शन होता है दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में होता है। अतः यह नदियाँ बांग्लादेश में भयंकर बाढ़ लाती हैं और फिर क्या होती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। इसको मैं आगे मानसून और नदियों के वीडियो में सेपरेट अच्छे से बताऊँगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बता दिया कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों का भारत में मुख्य रूप से क्या रोल है। इनका बहुत ज़्यादा रोल है, इसलिए इन क्षेत्रों को या पूर्वी क्षेत्रों में बारिश सर्वाधिक होती, क्योंकि यहाँ पे गारो खासी जयंतिया जैसी पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। पूर्वी एवं पश्चिम घाट के बारे में मैंने बताने की आपको कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भारत से संबंधित पठारों के बारे में बताऊँगा कि कौन से पठार कहाँ पे स्थित हैं। इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखिएगा दोबारा। अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो उसे क्लियर करिएगा वीडियो देखने के बाद। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करेंगे। और मैं अभिषेक आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।